नया चैप्टर शुरू करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक हमारा 1D 2D था जो हम कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको पता है कि न्यूटन को फादर ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं बिकॉज ही इज द ओनली मैन हु इन्वेंटेड मेनी लॉज रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। उन्होंने 3 इक्वेशन ड्राइव की, 3 लॉ दिए और ग्रेविटी का लॉ भी उन्होंने ही दिया था। तो उन्होंने क्या डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की मोशन को ऑब्जर्व किया। उनके फादर यूके किंगडम में थे और अच्छे इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद थे, तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बॉडीज़ की मोशन को स्टडी किया। तो पहला जो लॉ उन्होंने ड्राइव किया वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे बड़ी बात है कि इनर्शिया का मतलब क्या है। एक्चुअली हर बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं करना चाहती। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए बड़ी आराम की अवस्था में हैं, तो आप खड़े नहीं होना चाहेंगे, और अगर आप चल रहे हैं तो आप बैठना नहीं चाहेंगे। ऐसे क्या होता है, हर बॉडी जिस स्टेट में होती है, एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन द मोशन। तो यही उसका इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया बोले तो बेसिकली बॉडी का मास है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है किसी भी बॉडी को चलाने में या चलती हुई बॉडी को रोकने में, उसके इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी का मास। अब देखिए उनका पहला लॉ जो था वो ये था, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन will continue its state until and unless an external force acts on it. If a body is at rest or in motion will continue its state until and unless an external force acts on it. इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ बेसिकली इस लॉ की 2 कंक्लूजन है। ये डिफाइन किस किस को करता है बेसिकली, एक तो इनर्शिया को, बॉडी का जो इनर्शिया है, या इसको आप कहते हैं मास। दूसरा, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल विच इज कॉल्ड द फोर्स। ओके, टू चेंज द स्टेट। अब इसका आप थोड़ा सा मतलब समझे कि मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल से समझे इस चीज को। आप एक कार में कहीं जा रहे थे, अचानक से कार खराब हो जाती है आपकी, इंजन मान लीजिए फेल हो गया या चलना बंद कर दिया। तो अगर आप स्टीयरिंग पे फोर्स लगाते जाए लगातार कि चल चल चल, तो क्या कार चलेगी? इफ यू आर अप्लाइंग इवन अ लार्ज फोर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ कार ओवर द स्टीयरिंग, वेदर कार विल मूव? नो, नॉट एट ऑल। कार मोशन नहीं करेगी, विल नॉट मूव। बट इफ यू ओपन द डोर, कम टू द बैक साइड एंड अप्लाई relatively a smaller force, then car will start move? Yes, it will start motion. तो डिफरेंस किस चीज का हुआ? इस फोर्स में और इस फोर्स की नेचर में डिफरेंस क्या है? ये जो फोर्स है फॉर द कार एंड द पर्सन, द नेचर ऑफ द फोर्स इज इंटरनल, सो द स्टेट ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज। क्योंकि ये अंदर से ही फोर्स लगा रहा था, एक ही सिस्टम है, तो इंटरनल फोर्स से आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। जब आपने कार का गेट खोला और पीछे जाके धक्का दिया, तो अभी फोर्स का नेचर कैसा हो गया? एक्सटर्नल। सो मींस यू रिक्वायर द एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, राइट? यानी कि रुकी हुई बॉडी को आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर यहाँ पर चला दिया। ऐसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल समझिए, अगर आप कोई मान लीजिए स्कूटर या स्कूटी चला रहे हैं और अचानक से ब्रेक फेल हो जाए इसके, और आप हैंडल पकड़ के इसको रोकना चाहें कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो क्या स्कूटी रुकेगी? नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? बिकॉज नेचर ऑफ द फोर्स इज हियर इज इंटरनल। आप चाहे कितना भी पुलिंग फोर्स लगा लें और ये स्कूटर नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा स्कूटर? किसी पर्सन को सामने आकर, अगर सामने आकर कोई आपका दोस्त स्कूटर को रोकेगा तो ये स्कूटर रुक जाएगा। दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है?
यहाँ पे जब आप खुद ही रोकने की कोशिश कर रहे हो कि रुक जा रुक जा रुक जा, तो वो फोर्स कैसा है? इंटरनल। सामने से आके आपके दोस्त ने स्कूटर को रोका, तो ये जो फोर्स का नेचर है ये कैसा है? एक्सटर्नल। इस वजह से स्कूटर रुक गया। इसका मतलब फिर से वही कंक्लूजन, टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी व्हाट वी रिक्वायर अगेन? एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस क्या स्टेट को चेंज कर सकते हैं बॉडी की? नेवर। Only external forces are responsible to change the state of the body. तो अब बात आती है कि कंक्लूजन क्या निकला है फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है बच्चों इनर्शिया, यानी हर बॉडी में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इनर्शिया का मतलब है बॉडी का मास। ऐसा होता क्यों है? बॉडी के मास की वजह से। जैसे आप थक के पढ़ के क्लासेस करके अपने घर जाए और लेटे हुए हो, आपकी माताजी बोल दे जा बेटा बाहर से कुछ काम करके ला, देन यू विल फील इनर्शिया इन योर बॉडी कि यार क्या मम्मी ने बोल दिया फिर से काम करने जाना है। तो जो चीज़ आप फील करेंगे काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए, थके होने के बाद, दैट इज द इनर्शिया। आपके मास को आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, दैट ऑल इज इनर्शिया। तो मास को कहते हैं इनर्शिया। दूसरी चीज, फोर्स को कैसे डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ? स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों इसके कंक्लूजन है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड दीज आर द रिजल्ट। इट डिफाइन द इनर्शिया एंड इट डिफाइंस द फोर्स। तो मतलब क्या समझे इसका? कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। थोड़ा इंग्लिश में सुन लीजिए। If a body or system is at rest, then it will remain at rest, or if it is moving with constant velocity, it will continue to move with constant velocity until and unless an external force acts on it. So this law defines two things. First is the inertia. Inertia means the mass of the body. Second is the force. Due to the inertia, bodies are having this tendency to oppose their state, and force is the physical quantity which is required to oppose the state of the body. Means to bring it from the rest to the motion, or else from the motion to the rest we require a quantity which is called the force. I hope it's clear to you. तो जैसे हमने आपको बताया, कार को रोकने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, ये स्कूटर को रोकने के लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये था पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। कॉपी करिए इसको आप। अब इस लॉ को हम जो है मैथमेटिक्स में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कई लोग कहते हैं केवल इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया नहीं, फर्स्ट लॉ फोर्स को भी डिफाइन करता है, क्योंकि फोर्स इज द ओनली फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिखेंगे इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इतना तो आप सभी जानते हैं, सभी 10th क्लास तो पास है ही है मिनिमम, जो भी बच्चे हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। सिंस कि आप जानते होंगे F इज इक्वल टू m। एक्सेलरेशन अगर 0 है किसी बॉडी का, देन देयर आर टू रीजन, या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। अब इसको हम जरा रिवर्स में समझते हैं। जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वेलोसिटी से, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। फोर्स लगाते ही एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, या जो रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो स्टेट चेंज हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ इन मैथमेटिकल टर्म्स। कॉपी करो इसको बच्चों। सो इट डिफाइंस इनर्शिया एंड द फोर्स। So now we are moving towards the second law of motion. This is called second law of motion. अब जो साइंटिस्ट थे हमारे न्यूटन, उन्होंने सेकेंड लॉ जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करके ड्राइव किया था। कुछ बॉल्स ली थी उन्होंने, आयरन की ली, एल्यूमिनियम की ली, और फर्दर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया। वो क्या था?
The force on a body is directly proportional to rate of change of momentum of body। यानी उन्होंने जो मैथमेटिक्स में कहा वो ये कहा एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतने ही ज्यादा उसका मोमेंटम चेंज होगा पर यूनिट टाइम। जब हमने इसको खोला तो हमें क्या मिलता है, F external is dp upon dt। यहाँ पर जो कांस्टेंट है बच्चों उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ये बच्चे कहते हैं सर यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 ली जाती है because 1 is also a constant, right? Experimentally it was decided. Now from this law we are having the two conditions, possibly all of you know that। what is the P बच्चों, P को कहते हैं हम मोमेंटम, mass into velocity of the object is called a momentum। मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। कोई भी मास जो वेलोसिटी से जा रहा है अपने साथ मोमेंटम लेके जाता है, राइट? सो मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, इट्स अ वेक्टर। इफ आई यूज इट इन द फर्स्ट इक्वेशन हियर, हाउ द एक्सप्रेशन विल ओपन, सी F एक्सटर्नल कितना होगा, d अपॉन dt, मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, F external is first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first function। So this is actually the second law what the Newton derived। Okay, यहाँ तक कॉपी करिए आप, m dv by dt plus v dm upon dt। The force on the body is directly proportional to rate of change of momentum of the body, F proportional to dv by dt। अब यहाँ से काम की बात शुरू होती है। सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉ में जो सबसे मेजर क्वेश्चंस बनते हैं अपने एग्जाम में वो सेकेंड लॉ के ऊपर ही बनाए जाते हैं, और इसकी कुल मिला के 12 एप्लीकेशंस हैं जिन पे क्वेश्चन आता है हर साल। देखिए अब यहाँ इसके बाद दो केस हम काम में लेते हैं। पहला केस, Case 1, like this we can write, Case 1, if mass of the body is constant, तो dm upon dt क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट है तो क्या मास चेंज होगा टाइम के साथ, नहीं होगा, rate of change of mass will be 0। So how we can write, F external is, ये टर्म तो 0 हो गई बच्चों क्योंकि मास कांस्टेंट है। क्या मिलेगा हमें, F external is equals to m dv upon dt, जिसको हम नॉर्मल रूटीन भाषा में 9-10 तक भी ऐसा बोलते थे, F equals to m, the Newton's law। ओके, अब रही बात सेकेंड केस की, केस 2। तो ये क्या है, ये सिस्टम वेरिएबल मास सिस्टम को भी स्टडी करने की हमें फ्रीडम देता है। मान लीजिए हम ऐसा कहें किसी सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो अब क्या होगा इसमें, ये चेंज हो जाएगा, मास वेरी करेगा, तो हम कहेंगे एंड मास इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी मास जो है वो समय के साथ बदल रहा है, मास इज चेंजिंग विद द टाइम। ठीक है भाई, तो अब F का फॉर्मूला क्या बनेगा, V dm upon dt, मतलब V dm upon dt। ये बन गया सेकेंड फॉर्मूला जब मास चेंज हो रहा है सिस्टम का। ये क्या था, जब मास कांस्टेंट था, F equals to ma, और ये F is V dm by dt।
दोनों पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, आप इसे कॉपी करें जब तक बच्चों। तो अब सवाल उठता है कि भाई इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं सर, कांस्टेंट मास का एग्जाम्पल क्या है सर, या वेरिएबल मास का एग्जाम्पल क्या है। तो हम दोनों के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको एक स्पेशल चीज बताएंगे। सुनिए, टॉपिक को कंटिन्यू है ही अपना। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल समझते हैं, जो कि सीधा सीधा कांस्टेंट मास सिस्टम के ऊपर बेस्ड है बच्चों। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मास है, उसकी वैल्यू है 5 किलोग्राम, हमने इस पर एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन। हमसे पूछा गया कि भाई इसका एक्सेलरेशन क्या है, सरफेस सब स्मूथ है, यानी ये स्मूथ सरफेस है, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ नहीं है। तो अब हमारे दिमाग में क्या विचार आएगा, सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F = ma। मास कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर F = ma। बार बार वेक्टर लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करो, 20 मास इज 5, ये हमें निकालना था, 5 4 जा 20, कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन फॉर कांस्टेंट मास। कॉपी करिए एग्जांपल को। अब रही बात कि साहब ये कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें मास बदलता है। बच्चों, आपने दिवाली का रॉकेट तो चलाया होगा। रॉकेट कैसे चलाते हैं अपन, जब रॉकेट लाते हैं बाजार से तो उसकी एक पूंछ निकली रहती है, हम उसमें आग लगाते हैं और रॉकेट करके ऊपर भागता है। उसका जो प्रिंसिपल है वही क्या है, रॉकेट थ्रस्ट बोला जाता है, जिसमें मास का वेरिएशन होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक रॉकेट है, आपने इसमें आग लगा दी, तो अब जो गैसेस बाहर निकल रही हैं वो मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड की रेट से गैसेस बाहर निकलती हैं, और जो मास कौन सा होगा, जो गैसेस जल रही हैं इसमें, वो है 500 किलोग्राम पर सेकंड। इस रेट से बर्न फ्यूल बाहर निकल रहा है, क्योंकि जो गैसेस जल रही होंगी रॉकेट में वही तो धुआं बन के निकलेंगी, तो वो हो बर्न फ्यूल। बर्न फ्यूल जो है वो 500 किलोग्राम पर सेकंड की रेट से निकल रहा है, यानी रॉकेट हल्का होता जा रहा है तो वो ऊपर उठता जाएगा, राइट। किस स्पीड से निकल रहा है फ्यूल, ये 100 से। तो इस पर जो थ्रस्ट लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, वहां पर आप इसको काम में लेंगे। So here the velocity of the fuel which is ejected by the rocket is constant and fuel is burning out with a constant rate of 500 kg per second. तो अब जो इस पर थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, VdM/dt। देखिए V कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यानी जिस रेट से जली हुई गैसें बाहर निकल रही हैं वो कितना है 500। तो ये बच्चों 50,000 हुआ, या इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁴ न्यूटन। दिस इज द फोर्स ओवर द रॉकेट, 50,000 न्यूटन। ओके, ये है एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड केस वेयर मास इज वेरिंग बट द स्पीड इज कांस्टेंट। कॉपी करो इसको।
ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बड़ी जोरदार चीज़ बताऊंगा जो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ उड़ान, सो यू शुड हैव एन एडवांटेज ऑफ दिस थिंग कि आप हमारे बच्चे हैं। देखिए ऐसा होता है बेटा, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में जो पूरा 20 साल का अनुभव है मेरा, 12 साल नारायण का, 2-3 साल एलएन का, और बाकी रीडिंग इंस्टीट्यूट में भी मैंने काम किया डिफरेंट प्लेसेस पे, तो अक्सर एक चीज़ मैंने देखी, बायजूस में हो चाहे कैरियर पॉइंट में हो, एक F=ma के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पेशली। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? तो बच्चे कहते हैं सर ये वैलिड है कांस्टेंट मास के लिए। नहीं, ये वेरिएबल मास के लिए भी वैलिड होती है। कैसे होती है जरा हम इसको समझेंगे, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। हो सकता है आपके भी पुराने टीचर्स रहे हो जिन्होंने बताया होगा, अभी मैंने भी बताया कि मास कांस्टेंट है, पर दिस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एंड वेरिएबल masses, but at a given instant। अब आप सोच रहे हो सर इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे आपके दिमाग से ये मिटाना है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट मास के लिए वैलिड है, ये वेरिएबल मास के लिए भी वैलिड होती है। ऐसा क्यों? अक्सर जितने भी नोट्स आपको मिलेंगे आपके कोलिग्स के भी जो अदर देन उड़ान पढ़ते होंगे उसमें ही लिखा होगा कांस्टेंट मास के लिए वैलिड है F=ma, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? सुनो, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको। मान लो आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बेटा कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है। तो हम वाटर टैंकर ऑर्डर करते हैं फ़ोन करके कि भाई हमारे घर में कंस्ट्रक्शन है, एक पानी का टैंकर भेज दीजिए। ऐसा ही कोई पानी का टैंकर था, यहाँ पे एक ट्रैक्टर है मान लीजिए, ये इसको खींचना था, कितने फोर्स से? 1000 न्यूटन से, और मान लीजिए इसमें 200 किलोग्राम पानी था फॉर एग्जाम्पल। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फर्स्ट केस में फोर्स अपॉन मास, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई F=ma, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। यानी कि यहाँ पे आप ये ट्रैक्टर मान सकते हैं जो ड्राइवर चला रहा है इसको। फोर्स कितना है बच्चों? 1000, मास कितना है? 200, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। पर बच्चों एक सच्ची मतलब एक कड़वी सच्चाई है हमारे देश की कि हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी हो चाहे कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक, ऐसा कोई वाटर टैंकर नहीं होता जिसमें छेद नहीं होता। मतलब पानी का जो टैंकर है उसमें से पानी हमेशा आधा तो सड़कों पे फैल जाता है। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो अगर उन्हें मौका मिलता है, टैंकर वाला चाय पीने गया तो नल खोल के अपनी बाल्टी भर लेते हैं पानी के टैंकर से। तो अब उस केस में हम मान लेते हैं कि सपोज केस 2, पानी के टैंकर में एक छेद हो गया और इससे पानी बाहर निकल रहा है 2 किलोग्राम पर सेकेंड की रेट से, और हमसे पूछा गया कि आप एक्सेलरेशन बताइए t=50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप लोगों के हिसाब से या जो जनरल लोग कहते हैं कि F=ma तो भैया कांस्टेंट मास के लिए वैलिड है, मैं F=ma यूज ही नहीं कर सकता यहाँ पर, परंतु मैं करूंगा। आप देखिए कैसे। F क्या है मेरे लिए? ma। ये क्या होगा? फोर्स अपॉन मास एट द गिवन इंस्टेंट। यहाँ पे हम वो मास लगाते हैं जो उस इंस्टेंट पे सिस्टम में मौजूद है। यानी फोर्स कितना है इसका? 1000 न्यूटन। अब जरा मास समझिए, शुरू में कितना था? 200 किलो। एक सेकंड में कितना पानी फैल रहा है? 2 किलोग्राम इन 1 सेकंड। तो बच्चों 50 सेकंड में कितना फैल चुका होगा? 100। भाई एक सेकंड में 2 किलो फैल रहा है तो 50 में 100 फैला होगा। यानी ये क्या मिलेगा हमें फर्दर? 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या हो गया? ट्वाइस हो गया। तो एक सेकंड में 2 किलो निकला तो 50 सेकंड में 100 किलो निकल गया। यानी 50 सेकंड बाद कितना मास पुल हो रहा है उतने फोर्स से? 100 किलो मास को पुल कर रहे हैं आप 1000 से, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? बढ़ गई। But the logic behind to explain this is that F=ma is valid only for constant mass. This is a wrong statement. F=ma is always valid. Maybe the mass variable, maybe the mass constant, but at a given instant. उस instant पे जो mass होगा सिस्टम के अंदर आप F=ma वहाँ पर भी लगा सकते हैं। कॉपी करिए इसको। तो अभी आपसे कोई पूछे क्या F=ma वैलिड है वेरिएबल मास के लिए?
तो क्या कहोगे आज के बाद? यस, इट इज वैलिड फॉर द गिवन इंस्टेंट। उस क्षण पर जो भी मास है वो उस फोर्स से पुल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन आएगा। कॉपी करो बच्चों इसको। F is equals to ma is valid for constant as well as variable mass। अब हम बच्चों इसकी एप्लीकेशंस लेंगे, तो हम इस यहां पर लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ। अब जो सेकेंड लॉ है इस पर कुल मिलाकर 12 एप्लीकेशन है और इन 12 में से एक या दो एप्लीकेशन पर हमारा सवाल आता है। देखिए कैसे। तो पहला एग्जाम्पल या कहिए पहली एप्लीकेशन, इसको कहते हैं ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट यानी कि दो या दो से ज्यादा ब्लॉक्स को हम कॉन्टैक्ट में जब रखते हैं और उन्हें खींचते हैं तो सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, ये जरा समझो। जैसे मान लीजिए ये एक, ये दो ब्लॉक यहाँ रखे हुए थे, ये 4 किलो का है, ये 6 किलो का है। हमने इस पर फोर्स लगाया, मान लीजिए 30 न्यूटन, तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरा 4 किलो वाला ब्लॉक 6 किलो वाले पर कितना फोर्स लगाएगा। We have to calculate the F dash। अब एक बात समझो भाई, 4 किलो वाले को तो हम धक्का मार रहे हैं, 6 किलो वाले को धक्का कहाँ से मिल रहा है? 4 kg वाला जो पुश कर रहा है 6 वाले को, that is the driving force for the block of 6 kilograms, right? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, acceleration of all is same। सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट में है। अगर अलग अलग हो जाएंगे एक्सेलरेशन भाई, तो या तो एक पीछे रह जाएगा या एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब ब्लॉक्स कांटेक्ट में है और साथ में चल रहे हैं तो सभी की एक्सेलरेशन सेम होगी। इसको ऐसा समझो बच्चों, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में, इंजन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर सेकेंड, तो दूसरे डब्बे की स्पीड क्या होगी? सेम 100। आखिरी डब्बे की स्पीड भी क्या होगी? 100। गार्ड का जो डब्बा है उसकी स्पीड भी क्या होगी? 100। पूरी ट्रेन के जितने भी डब्बे हैं सबकी स्पीड क्या होगी? सेम, अगर वो एक साथ चल रहे हैं। अगर कम ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? या तो डब्बे पीछे रह जाएंगे या पीछे वालों की ज्यादा हुई तो वो आगे वाले डब्बों के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यानी इंजन से लेके गार्ड के डब्बे तक सबकी स्पीड सेम होती है। इसी तरह से जब ब्लॉक रखे हुए होते हैं तो वो सभी की सभी सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए पहला आंसर, एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या है सिस्टम पर? 30 न्यूटन। और मास इन मोशन क्या है? 6 और 4 10, टोटल मास। मींस एक्सेलरेशन कितना आ गया सिस्टम का? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉपी करिए इसको। अब बात आती है कि एफ डैश क्या होगा। सेकेंड आंसर। अब जरा ये देखिए 6 किलो वाला जो ब्लॉक भाई, एक्चुअल में हमने चलाया 2 को। 6 वाला जो है इसका हम FBD बनाते हैं, FBD। FBD हम आपको बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है बॉडी को फ्री कर दो, यानी सिस्टम से बाहर निकाल लीजिए। उसका डायग्राम बोले तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्स दिखाइए। फिर बॉडी जिधर चल रही है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, यानी नेट फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द एक्सेलरेशन, और यू कैन से एक्सेलरेशन हमेशा उधर होगा जिधर नेट फोर्स होगा।
यहाँ पे कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं कि बॉडी भैया 6 किलोग्राम की है और आगे जा रही है किस एक्सेलरेशन से, 3 से। इसका मतलब इस पर जो फोर्स आ रही होगी F डैश, जैसा कि हमें बताया गया 4 किलोग्राम वाला कितना लगा रहा होगा, आप ये देख लीजिए F डैश कितना आएगा, मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन 6 यानी कि 80 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स कमिंग फ्रॉम द 4 kg ब्लॉक टू 6 kg ब्लॉक। कई लोग क्या करते हैं, एफबीटी बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, 4 से 6, 6 से 4, फिर इसका ऐसा नहीं करना है। हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना है, फिर सीक्वेंस बनाना है कि भाई 30 से केवल 4 चल रहा था, 4 से जो मिला उससे 6 चल रहा था, आगे भी होगा तो आगे वाला भी उसी 4 से चलेगा जो 6 वाला धक्का देगा। इसको आप पहले कॉपी करिए, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये था बच्चों हमारा पहला एग्जाम्पल। अभी हम लेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, एक 3 ब्लॉक वाला, तो जिससे आपको एक चीज समझ में आए, एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम ये लेते हैं एग्जाम्पल 2। मान लो ये 3 ब्लॉक थे A, B और C। इनका मास क्या है, ये 1 kg है, ये मान लीजिए 2 किलोग्राम है और ये 3 किलोग्राम है। हमने जो फोर्स लगाया वो मान लीजिए 30 न्यूटन का फोर्स लगाया पूरे सिस्टम। अब तीनों ब्लॉक्स किस में है, आपस में कांटेक्ट में है, तो तीनों एक साथ चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन निकालो सिस्टम का क्या होगा। दूसरा हमसे पूछा गया 3 वाला 2 पर कितना फोर्स लगाएगा और 2 वाला 1 पर कितना फोर्स लगाएगा। वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 आर डिजायर्ड। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन लिखिए, दैट इज F नेट अपॉन टोटल मास इन मोशन, यानी नेट फोर्स कितना होगा 30। कितना मास मोशन में है, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया सिस्टम का एक्सेलरेशन, यानी सारे ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन से आगे चलेंगे। अब रही बात कि भाई फोर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होगा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक, तो सुनिए। अभी हम B को अगर देखें तो सिंपल सी बात है कि हमारे फोर्स की वजह से तीनों ब्लॉक चल रहे थे। अब जरा आप देखिए 2 और 1, इनको बस एक मान लीजिए आप। ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 5 से। फोर्स कितना आ रहा है इस पर, 3 वाले से F1, तो F1 को हम क्या लिखेंगे 2 + 1, टोटल मास 3 × 5 15 न्यूटन। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बार बार ये अलग अलग नहीं दिखाना है, आपके फोर्स के आगे कितने ब्लॉक जो चल रहे हैं टोटल मास काउंट करना है, वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे 1 kg के लिए हम कहें कि भाई 1 kg पे फोर्स क्या, तो हाँ ये एक ही ब्लॉक है जो किससे ड्राइव हो रहा है, F2 से, यानी जो फोर्स 2 kg से आया। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये भी 5 से। तो F2 कितना हो गया, मास 1 kg into its acceleration. How much is that? 5 न्यूटन। ओके, कॉपी करो। तो सिंपल सा लॉजिक हमें क्या देखना है कि हमारा फोर्स कितने मास को ड्राइव कर रहा है एक्सेलरेशन से। सबके एक्सेलरेशन सेम है, तो कोई भी फोर्स अपने से आगे वाले मासेस को ड्राइव कर रहा होगा। सीधा आप एक सिंगल स्टेप से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, कॉपी करिए। देखिए उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि भाई कई सारे ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। आप उसको एक फोर्स से पुल करते हैं तो सारे डब्बे जो है या सारे के सारे ब्लॉक एक एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका ट्रेन। जब ट्रेन को इंजन चलाता है किसी फोर्स से तो सारे डब्बे एक साथ एक वेलोसिटी से चलते हैं। ये कुछ ऐसा ही है। मान लो बच्चों ये हमारे पास 2 ब्लॉक थे, राइट। इसका नाम A था, इसका नाम B था। फोर्स हमने लगाया इस पर 20 न्यूटन। इसका मास जो था वो 6 किलो है और इसका मास है 4 kg, राइट। एप्लीकेशन का नाम है
blocks connected by string, यानी धागे से कनेक्टेड ब्लॉक, जैसे ट्रेन में कपलिंग से कोच कनेक्टेड रहते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले ये समझिए कि टेंशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होती है स्ट्रिंग में। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले फोर्स के नेचर में, फिर भी आज जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लें कि जैसे हमने किसी बॉडी को लटकाया तो इस बॉडी पर टेंशन कहाँ लगता है, ऊपर, और रूफ पे टेंशन कहाँ लगता है, नीचे। So tension in a string is dual-sided. Over the block it is upwards, on the roof it is downwards. But can these two tensions cancel each other? क्या ये आपस में cancel करेंगी? No, because they are acting on different bodies. ये tension कहाँ पे लग रही है, roof पर, और ये कहाँ पे लग रही है, block पर। तो ये आपस में cancel नहीं करती, ठीक है? क्योंकि cancel होने के लिए forces कहाँ लगनी चाहिए, हमेशा same body में। इसीलिए जब भी कोई string हमें दी हुई होती है जिससे blocks को connect किया गया है, तो टेंशन की डायरेक्शन डबल दिखाई जाती है, ये आगे और ये इसके लिए पीछे। अब ये जो भी है कुल मिलाकर पहला आंसर जो हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल विल बी सेम, यानी सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। बच्चों अगर बहुत सारे ब्लॉक्स को हमने स्ट्रिंग से जोड़ दिया और हम सिस्टम को चला रहे हैं मान लीजिए, तो सारे के सारे एक साथ चलेंगे कि नहीं, सबकी वेलोसिटी, सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा। जैसे ट्रेन चलती है पूरी, बहुत लंबी ट्रेन है, गुड्स ट्रेन 2 किलोमीटर की, अगर ट्रेन की स्पीड 40 इंजन की स्पीड 50 है तो हर डब्बे की स्पीड कितनी होगी, 50 ही तो होगी। उसी हिसाब से यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम का मतलब है ये दोनों ब्लॉक, ओवर द टोटल मास इन मोशन। तो फोर्स कितना है, 20, जो मास मोशन में है वो 4 + 6 कितना होगा, 10। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। अब रही बात, कई बच्चे कहते हैं सर इनका आपने टेंशन का इस्तेमाल नहीं किया, तो कई लोग ऐसा करते हैं क्लासेस लेने वाले, पर उनको ये पता नहीं है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो ये टेंशन कैसे बिहेव करती है, लाइक इंटरनल फोर्स। ये इन दोनों के लिए इंटरनल फोर्स है, राइट। सिस्टम के लिए दिस इज इंटरनल, सो वी मे नॉट काउंट इट, ओके। फॉर इंडिविजुअल बॉडी इट कैन बी काउंटेड। अब देखिए जैसे कि किसी ने अगर हमसे कहा सके कि भाई टेंशन की वैल्यू क्या होगी, हमें निकालना था एक्सेलरेशन और टेंशन। अब हम देखेंगे कि ये टेंशन किसको ड्राइव कर रही है, एक्चुअल में जो ब्लॉक ए है दैट इज ड्राइवन बाय हूम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर धागा लूज होगा तो क्या ये ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। तो जो टेंशन है वो इसको पुल कर रही है। मास क्या है इसका, 6 किलो, और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों इसका, 2। F बराबर ma, बिकॉज टेंशन इज अ फोर्स, तो T इज इक्वल टू ma। लगा दीजिए, मास 6 किलो है, एक्सेलरेशन 2 है, 6 × 2 = 12 न्यूटन। ओके, कॉपी कर लीजिए। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर कौन सा टेंशन कितने पीछे वाले ब्लॉक्स को खींच रहा है, वहां से T इक्वल टू ma कर सकते हैं आप। कॉपी करिए इसको। अब बच्चों ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना कि टेंशन जो है वो कैंसिल नहीं होती है यहाँ पर, बिकॉज यू आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। एक आखिरी एग्जांपल और लेता हूँ आज के लिए मैं। देखिए कल हमने आपको काफी एक्सरसाइज कराई थी काइनेमेटिक्स की, इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा छोटा लेंगे, तो एक एग्जांपल और लेके इसको खत्म करेंगे, इससे आप आराम से देख के समझ सकें। डीपीपी सारी अपलोड है मटेरियल में, और हमने आपको असाइनमेंट भी दे रखे हैं, आप उन्हें सॉल्व करें और डाउट्स भेजें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 3 ब्लॉक हैं, इस पूरे सिस्टम को हम पुल कर रहे हैं एक फोर्स मान लीजिए 60 न्यूटन से। ये A,
ये B, ये C, ये 6 kg, ये मान लीजिए 8 kg और ये भी 6 kg। हमसे पूछा गया इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और T1 T2 की वैल्यूज क्या होंगी ये बताइए। T1 का मतलब टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग द ब्लॉक्स B एंड C। B और C को जो धागा जोड़ रहा है उसमें टेंशन T1 है बच्चों और यहाँ पे टेंशन T2 है। अब सिस्टम तो क्या है, स्मूथ सरफेस पे रखा है, यानी सभी के सभी सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन मास इन मोशन। 6 और 6 12 और 8 20। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर ब्लॉक कितने से चलेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दूसरा, अब सुनो जरा, अगर मुझे T1 निकालना है तो पहले इसकी डायरेक्शन समझिए। आप इधर 60 लगा रहे हैं, इस पर टेंशन कहाँ लगेगी, पीछे, और इस ब्लॉक पर कहाँ लगेगी, आगे की तरफ। यानी टेंशन इसको रोकना चाहती है, इट विल फील लाइक अ हर्डल इन इट्स मोशन ड्यू टू द टेंशन, whereas the 8 kg will feel that somebody is pulling me in front, so I am in motion। इसके लिए टेंशन आगे लगेगी। अब T1 जो है वो कितने बॉडीज को खींच रहा है, जरा देखो। T1 के पीछे कितना मास है, ये भूल जाना इस समय कि T2 कुछ है, क्योंकि T2 whatever is there it is internal between 6 and 8। हमारे लिए तो T1 कितना मास को खींच रहा है, 8 और 6 14 किलो को, तो 8 + 6 और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम, जो कि सिस्टम का है। तो कितना आएगा, 42 न्यूटन। जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की टेंशन निकालते हैं तो इंडिविजुअल एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस ये देखिए कि वो टेंशन कितने मास को पुल कर रही है। That will create the acceleration in the system at T is equals to m net into A। अब हम अगर T2 की बात करें, the last tension here, this T2 is pulling the 6 kg block, right? T2 जो है वो 6 किलो को खींच रहा है, कोई इसको रोक तो रहा नहीं है। ये किस वजह से चल रहा है, क्योंकि धागे में टेंशन है। T बराबर m है। टेंशन क्या है, एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का, तो T2 is equal to ma। कितना बच्चों, 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 3 है, 6 3 18 न्यूटन। तो ये हमारा एक्सेलरेशन, ये टेंशन और ये T2। कॉपी करिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इंट्रोडक्शन दिया, सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस किया और उसकी पहली 2 एप्लीकेशंस ली हैं। कल मैं आपके लिए 4 एप्लीकेशन लूँगा, जिसमें हम पुली ब्लॉक मोशन, पुलिस की मोशन कैसे होती है, कंस्ट्रेंट रिलेशंस क्या होती हैं, मल्टी पुलिस और मल्टी ब्लॉक सिस्टम्स आपको पढ़ाऊंगा। इससे रिलेटेड जो डीपीपी है अपने ऐप में पड़ी हुई है, आप उसको पर्टिकुलर डीपीपी ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग को लेकर सॉल्व करें। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे व्हाट्सएप करें, सो इमीडिएटली आई विल क्लियर योर डाउट्स इफ आई एम नॉट इन द क्लास, ओके। एंड वन मोर थिंग, यू मे फील समथिंग लाइक वी आर उड़ान इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एंड वी एश्योर you that you are going to meet out your target of NEET or JEE whatever, accordingly we will take care। ओके, थैंक यू बच्चों, नमस्कार। इसको कॉपी कर लेना और कोई तकलीफ हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे।